हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दी योर एंटरप्रेन्योर लीगल फ्रेमवर्क। यदि आप किसी भी बिजनेस को अगर एंटरप्रेन्योर स्थापित करता है, न्यू बिजनेस न्यू कॉन्सेप्ट को लाती है, मार्केट को डेवलपमेंट करता है, तो उसको लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या क्या करनी है, कहां से उसे बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि सभी को उसमें करना है। जिस कंपनियों के जिस बिजनेस में होगा उस फॉर्मेलिटी को उसे पूरा करनी पड़ेगी। वो बिजनेस के लिए पूरा कंसंट्रेट होगा, बिना उसके आप अपने बिजनेस का कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द योर इन बिजनेस इन एंटरप्रेन्योर। बिना लीगल फॉर्मेट को पूरा किए हुए आपके लीगल फॉर्मेट से कंप्लीटली बिजनेस का वर्क नहीं कर सकता है। इस आधार पे आप देख सकते हैं प्रपोज द वेंचर लार्ज ऑफ द नंबर, इसके कई नंबर है। रजिस्ट्रेशन बाय द लॉ, आप बिजनेस का कहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे? आप पार्टनरशिप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप पब्लिक कंपनी बनाते हैं, आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, आप अपने बिजनेस का प्रोप्राइटर ओनरशिप लेते हैं, जिसके लिए आपको कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट या कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ला शो करेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत आपको बिजनेस की रजिस्ट्रेशन टोटल करानी पड़ेगी। इस एक्ट के अंतर्गत कंडीशनल आपको शो करेगा। यह कंडीशनल एमएसएमई के अंतर्गत मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, क्योंकि कई कंपनियों का समूह है, इसलिए यह शब्द लगानी अनिवार्य है। नेक्स्ट आती है मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द फिक्स एसेट्स, नेचर ऑफ द ओनरशिप, स्मॉल नंबर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन नेचर, कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपको रजिस्ट्रेशन करते समय इन चीजों को देना अनिवार्य है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आता है इन द लेबर लॉ। यदि आप अपने बिजनेस के अंतर्गत एम्प्लॉय करते हैं, किसी भी वर्क के अंतर्गत, आप यह जान सकते हैं कि फैक्ट्री शब्द स्थापित होने के लिए मिनिमम 20 लेबर आपके बिजनेस में होनी चाहिए, जो 12 मंथ तक आपके बिजनेस में लगातार वर्क करते हैं। दिस इज द परमानेंट स्टाफ। वह आपके बिजनेस का पार्ट टाइम वर्कर, लेबर लॉ एक्ट के अंतर्गत नहीं, वह फुल टाइम वर्कर आपका होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत यह फर्स्ट वर्ड लेबर लॉ के विषय में आपको कौन बताता है? इंडस्ट्रियल एक्ट 1948। नेक्स्ट आपको बताती है डिले पेमेंट एक्ट, एम्प्लॉय लायबिलिटीज। ओनर की भी अगर लायबिलिटीज बनती है तो एम्प्लॉय की भी लायबिलिटीज बनती है, जिसमें आपका वर्किंग आवर डिसाइड होता है। किसी भी फैक्ट्री में 8 घंटे आप काम कर सकते हैं, 8 घंटे से अधिक अगर आप वर्क कर सकते हैं तो ओवर टाइम आपको मिलेगी। यदि कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाती है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर एम्प्लॉय को हमें बोनस भी मिलता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्री में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट होती है तो उस डिस्प्यूट का भी यूनियन, लेबर यूनियन बनाई जाती है, दोनों मिलकर के आपस में वार्ता करते हैं और उस डिस्प्यूट को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। लेबर लॉ 1988, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ द बोनस। मैंने बताया कि यदि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस की इनकम प्राप्त करनी पड़ेगी। 90 पेमेंट ऑफ द ग्रेचुइटी। नेक्स्ट ग्रेचुइटी 1972, यह स्टाफ को स्पेशल बेनिफिट होती है कि यदि वह रिटायरमेंट होता है तो एक मुश्त राशि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जैसी आपकी जॉब हो, क्लास के ऊपर डिपेंड होती है, वो ग्रेचुइटी के रूप में आपको पैसा मिलता है। आप सैलरी आपको
12 मंथ तक की सैलरी का, 1 साल का पूरी सैलरी जोड़ करके एक साथ भी आपको प्रदान की जाती है। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट, एम्प्लॉय को सुरक्षा देने की प्रोटेक्शन की जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी आपने देखा कि ये इंडस्ट्रियल एंड लेबर एक्ट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपके लिए आता है डिलेड पेमेंट एक्ट। डिलेड पेमेंट एक्ट, यदि कोई भी हम चीजें चाहे परचेज करते हो, अगर हम परचेज करते हैं तो हम उधार पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर होता है। यदि हम सेल करते हैं तो वह पेमेंट हम किसको करते हैं? डेटर से हम अपने पेमेंट प्राप्त करते हैं। जब वह पेमेंट हम किसी से उधार खरीदते हैं तो वह उधार खरीदने की प्रक्रिया क्या होती है? आपके लिए क्रेडिट होती है। इस क्रेडिट में हमें पेमेंट के क्या रूल्स हैं? अगर वो टाइमली हमें पैसा नहीं देता तो उस पर्सन से हम इंटरेस्ट के रूप में पैसा ले सकते हैं। आपके बिजनेस की वो आउटस्टैंडिंग क्या होगी, इस पर हम टोटल वर्क कर सकते हैं। ये डिलेड पेमेंट एक्ट के अंतर्गत लीगल फ्रेमवर्क में बिजनेस की कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया को डिवाइड करता है, जिसको हम स्टिपुलेटेड पीरियड के अंतर्गत पूरा करते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948। आपके बिजनेस को पूरा करता एक फैक्ट्री में, मैंने अभी आपको बताया कि 20 लेबर से एक्सेस 12 मंथ तक परमानेंट, कई वर्षों तक, लेकिन वह कार्य प्रोडक्शन का होता हो तो आप उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं। तो फैक्ट्री कहां-कहां आपके बिजनेस को लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत सेफ्टी प्रदान करती है, एम्प्लॉय को देती है, ओनर को देती है, पूरे बिजनेस को दिया जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपको हेल्थ की सुरक्षा, एम्प्लॉय जो आपके यहाँ, अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम आपको इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। एक चैप्टर को हमने डिटेल्स बताया, यहाँ हम छोटे में आपको स्पष्ट बता दें। डिटेल एक का हमने अलग से वीडियो आप दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप देख सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल वी कॉमर्स लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब आपको एक एटमॉस्फेयर बिजनेस का बनाना पड़ेगा हेल्थ, जो भी आपको फुल्ली हेल्थ बिजनेस में एम्प्लॉय आप जो सेलेक्ट करेंगे वह पूर्ण रूप से हेल्थी, स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन एक एटमॉस्फेयर, वहां पर जो एम्प्लॉय उसको काम करेगी, उसको फर्स्ट एड, कोई भी डेंजरस होता है तो तुरंत के लिए आपको सुरक्षा, उसके खाने, चाय पानी, नाश्ता, भोजन या एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो ये सारी फैसिलिटी, यदि आप इसमें प्रोटेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि उस एम्प्लॉय को अगर आप हीटेड ऑफ दी पोजीशन पे काम करते हैं तो 8 घंटे नहीं, उससे कम आवर में वर्क रखनी पड़ेगी। स्टैंडिंग वर्क में अगर काम करता है तो कोई व्यक्ति 8-10 घंटे लगातार खड़ा नहीं हो सकता, तो 4 घंटे तक अगर वो स्टैंडिंग आवर में करता है तो उसे एक रेस्ट रूम दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति को स्पेशल ड्रेस है तो वो कंपनी के द्वारा दी जाती है। आप प्रोडक्शन में देखते होंगे कि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। आयरन फैक्ट्री में स्पेशल ग्लास के चश्मे दिए जाते हैं कि जिससे हीट ऑफ द पोजीशन हमारी आंखों को खराब न हो। इसके लिए हम हेल्थ, उनकी सुरक्षा संबंधी कार्य करते हैं। एम्प्लॉय को चाय पानी, नाश्ते, वेलफेयर की व्यवस्था करते हैं। वर्किंग आवर 8 घंटे से अधिक कार्य करते हैं तो हम उन्हें बोनस देते हैं, एक्स्ट्रा वर्क देते हैं। हमेशा कार्य के लिए आप यंग पर्सन का करते हैं। लीव एंड डिजीजेस, उन्हें अगर वर्क में एम्प्लॉय को 14 डे की छुट्टी देना अनिवार्य है। इस लीव के बाद वर्किंग लाइफ में आप ईयर अर्निंग लीव, वर्किंग पीरियड में भी आप उन्हें 30 डे का अर्निंग लीव देना अनिवार्य होता है एम्प्लॉय के लिए। डिजीज, यदि उन्हें कोई प्रॉब्लम बिजनेस के तहत होगी तो उसके पूरे मेडिकल का खर्च पूरी कंपनी को उठाना पड़ेगा। डेंजरस ऑपरेशन की दशा में एंड द राइट ऑफ द एम्प्लॉय, फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत ये सारे राइट दिया जाता है जो एम्प्लॉय को आपको देना अनिवार्य होगी। नेक्स्ट है आपके लिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सो मोर एम्प्लॉय दी इंडस्ट्रियल प्रोसेस सिस्टम करनी पड़ेगी। मिनिमम वेजेज, आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, भारत सरकार इंडस्ट्रियल 40 एक्ट के अंतर्गत एक एम्प्लॉय को आप अपने मन से कोई भी चीज नहीं देते, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा एक प्लान बनाई जाती है जो गांव में अक्सर चलती है। मनरेगा के अंतर्गत वो रेट का निर्धारण करता है।
अब उस रेट का निर्धारण एक और 100 दिन की जॉब गारंटी देती है। तो इसका मतलब अगर वहां पर आपको 200 रुपीज पर डे का यदि निर्धारण हो गया फीमेल पर, तो अब कोई भी वर्कर अगर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो मिनिमम वेजेस 200 से बिलो आप कोई भी पेमेंट नहीं दे सकते। अब आप इसी प्रकार से टेक्निकल सारे गवर्नमेंट के रेट निर्धारित है। आप किसी भी व्यक्ति को दबाव में, प्रेशर में या मोरली डाउन कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस से नीचे आपको पेमेंट देने का अधिकार नहीं है। इसके संबंध में मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्ट। आज देखिए करप्शन के समय में यह पूरा ध्यान रखिए कि घोटाला ना हो, मारला में लीजिए, घर लेके मत चले जाइए, क्योंकि सारा घोटाला, सारा पैसा अगर यदि आप बिजनेस में कैश पेमेंट करते हैं तो अगर आप एक को किसी को 10,000 नगद देना है, ए बी के पास पहुंचा, मोरली डाउन उसे 9,000 दे के क्या हो गया, अब नहीं मिलेगा। अब उसे नगद मिला 10,000, अब बिल पर सिग्नेचर 9,000 पे कराएंगे तो वो लेके चलाएगा, उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन यदि वही पेमेंट हम बैंक अकाउंट के थ्रू कर दे जिस पर, अब ये पैसा आपका कहां जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब आपका 10,000 का कोई 9,000 की बिल लगा के ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि जितने का अमाउंट उतना पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा। अब आपके खाते में यदि ट्रांसफर हो गया वह पैसा, तो आपको वह 9,000, तो आपका वो 1,000 कमीशन का पैसा, तो पेमेंट वेजेस पेमेंट एक्ट के अंतर्गत हम यदि स्टाफ का पेमेंट करते हैं तो वह आने काउंट करता है। यह एक्ट के अंतर्गत आपको पूरी बिजनेस में बताई गई है, पूरा पोजीशन यहाँ पे स्पष्ट की गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 20 स्टाफ से अधिक है तो इसके लिए गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, फ्यूचर के लिए प्रोविजन फंड होता है। इसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट के द्वारा रूलिंग है, एक निश्चित सैलरी का 10%, सैलरी का 10% और इसका एक कंडीशन कंट्रीब्यूशन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा भी जमा होती है। अब आप देखिए कि यदि आपका 10%, यदि आपकी सैलरी 1 लाख है तो प्रोविडेंट फंड में आपका 10% 10,000 जमा होगा, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी 10,000 जमा होगी या आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा जमा होगी, तो आपकी डिपॉजिट कितनी हुई, 20,000 रुपए। अब आप ध्यान रखिए कि एक रिटायरमेंट पर या कैजुअल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप इस पर लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट, क्योंकि पीएफ पर जो भी इंटरेस्ट आपको प्रदान की जाती है वो भारत सरकार गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिससे एक्स्ट्रा बेनिफिट हम एम्प्लॉय को देना पड़ता है। और कर्मचारी भविष्य निधि या कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, यह भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। यह इसके टोटल्स वर्क आपके बिजनेस में पूर्ण करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वर्क कंपनसेशन एक्ट। यदि कोई भी स्टाफ आपके यहां वर्क करती है उसकी कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, यह कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपको, एम्प्लॉय एक्ट के अंतर्गत अगर डिजीज प्रॉब्लम है तो उसका भी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर कभी कभी हॉस्पिटल की भी सुविधा होती है तो हॉस्पिटल का भी खर्च फैक्ट्री को उठाना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एम्प्लॉय फॉरम। अगर आप कोई महिला कर्मचारी आप रखते हैं, अगर यदि ऑफिस वर्क छोड़ के प्रोडक्शन या अन्य है तो फीमेल वर्क करने के लिए 6 AM to 7 PM तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका हॉस्पिटल है, नर्सिंग जॉब है, तो आप उनको मिडनाइट में ड्यूटी दे सकते हैं। लेकिन आपको भारत में यह फीमेल सिक्योरिटी के अंतर्गत यह ध्यान दिया गया है कि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में महिलाओं की ड्यूटी न कर दी जाए। हॉस्पिटल छोड़ के वहां पर क्रूज को रखेंगे और आप वर्किंग डे में 6 AM to 7 PM तक आप फीमेल को अपने जगह जॉब पे रख सकते हैं और उनसे आप टोटल वर्क ले सकते हैं। पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट, लंप सम अमाउंट फिक्स होती है या सैलरी का आपको 12 मंथ की सैलरी आपको दी जाती है।
ये आपके जॉब में निश्चित रहता है, उसी आधार पे आपको पेमेंट दी जाती है। यह गवर्नमेंट के द्वारा एक चलाई जाने वाली संस्था है जो टोटल्स वर्क यहाँ पर करते हैं और इस मैंडेट को आप जमा करते हैं और ऑफिस के द्वारा यह पैसा जमा की जाती है। नेक्स्ट है आपके लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसे हम ज्वाइंट इंश्योरेंस भी कहते हैं। ऑल ऑफ दी स्टाफ का एक साथ एक निश्चित अमाउंट का ज्वाइंट होता है जो आपकी सैलरी से 6 मंथ पर 2 इंस्टॉलमेंट आपकी सैलरी से कट। यदि रिटायर होने पर वो टोटल अमाउंट आपको मिलते हैं, नहीं तो यदि कोई डिजीज बीच में होती है, ईश्वर करे आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप एकदम स्वस्थ मस्त रहे, आपके साथ यदि कोई किसी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, डेथ होती है, तो वो पूरा अमाउंट यदि आपको कटता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो ये स्टेट एम्प्लॉय अमाउंट जो कंट्रीब्यूशन के आधार पर ये निश्चित होती है, ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट उस स्टाफ के नॉमिनी को दिया जाएगा जो भी उसका नेक्स्ट ओनर होगा, उसे यह इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत टोटल प्रिवेंशन दी जाती है। पेमेंट ऑफ द बोनस, यदि कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट पाती है तो इंडस्ट्रियल एक्ट कहता है कि प्रॉफिट टोटल ओनर का नहीं होता, क्योंकि ऑल स्टाफ का कंट्रीब्यूशन बनता है, तो ऑल स्टाफ का भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन बनती है। इसके नाते हम उस स्टाफ पे, उस बिजनेस में ऑल स्टाफ का प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट बना रहे हैं और इंटरेस्ट मैनेजमेंट भी करता है कि इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए यदि हम उनको बार बार प्रॉफिट करेंगे तो प्रॉफिट का जब कंट्रीब्यूशन देंगे तब उनको समझ में आएगा कि नहीं प्रॉफिट हम करेंगे तो हमें भी प्राप्त होती है। जैसे आपको दीपावली में मैक्सिमम हिंदू धर्म में दीपावलियों में उन्हें गिफ्ट के रूप में यह दी जाती है या कैश भी दिया जाता है। कैश संबंध में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी रख दी जाती है जिसका आप परचेज करेंगे, पेमेंट फैक्ट्री के द्वारा की जाती है या बोनस के रूप में अमाउंट आपको गवर्नमेंट के द्वारा भी, सरकारी संस्थाओं में भी घोषणा होती है, गैर सरकारी संस्थाओं में भी, प्राइवेट संस्थाओं में भी दी जाती है। एनवायरमेंट बाय लॉ, यदि आप एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फैक्ट्री की चिमनी आपकी कैसी होगी, फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कैसा होगा, आप वहां पेड़ पौधे हैं तो उनको नहीं काट सकते, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यह एक्ट के अंतर्गत टोटल पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट 1974 के रूल्स को लागू करके आप लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे आपके बिजनेस में क्या है उसको आपको लागू करना पड़ेगा। टैक्स रिलेटेड वाइला, आप अपने बिजनेस को करते हैं तो अब आपके लिए सेल टैक्स तो अब कम ही रह गया है। अब आपके लिए आती है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो टैक्स की फॉर्मेलिटी है। जैसे आप वैट में हैं तो TIN ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर 9 डिजिट आपको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से गुड्स सर्विस टैक्स आपके लिए होता है तो यह 15 डिजिट की आपको प्राप्त होती है। सेल टैक्स का नंबर आपको प्राप्त होता है जिसको ऑनलाइन आज की डेट में हम पेमेंट करते हैं। लोकल एंड अदर म्युनिसिपल लॉ, लोकल एंड अदर टाउन एरिया एक्ट के अंतर्गत किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप करते हैं, म्युनिसिपल एरिया कॉर्पोरेशन में आप, तो उनकी लोकल कानून को आपको पालन करना पड़ेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क करते हैं तो इंटरनेशनल एक्ट, और इंडिया में है तो जुडिशियरी कंपनी एक्ट का रूल्स आपको लागू करनी पड़ेगी। इन सब के लीगल फ्रेमवर्क है। प्रोडक्शन एंड प्रोसेस एक्ट के अंतर्गत आपको टोटल बिजनेस में आपके लिए ड्रग्स, कॉस्मेटिक एक्ट दबाव लेती है तो उसके लिए एक्ट, मैं एक एक एक्ट के विषय में आपको बता दूं। ड्रग्स प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में फर्स्ट आप देखिएगा 1948 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1954 पैकेज कमोडिटी एक्ट। आपका पैकेज कैसा होगा, ऑर्डर कब होगा, कब पेमेंट करेंगे, किस टाइम आप पहुंचाएंगे माल को, यहां पर देख सकते हैं। फार्मेसी एक्ट 1948 मेडिकल सेक्टर में या मेडिकल का इक्विपमेंट कब आप बनाते हैं तो उसको आप देख सकते हैं फार्मेसी एक्ट 1940। अब इसमें क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट सिस्टम क्या होगा, ये आपको पूर्ण रूप से बताना। स्टैंडर्ड ऑफ द वेट मेजरमेंट
आप किलोग्राम में देते हैं, मीटर में देते हैं, लीटर में देते हैं, लेंथ में देते हैं, आपका आइटम कैसा प्रोडक्शन होगा, क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको पैरामीटर के संबंध में स्टैंडर्ड वेट मेजर आपको देखनी पड़ेगी। ट्रेड इन द मर्केंटाइल लॉ, मार्केट 1958 मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत एक्सेप्टेंस, ऑफर्स, एम्प्लॉयज, ये टोटल पूरा बिजनेस के वर्क आपको देखनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन एक्ट, कम गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टीम बनाई जाती है, वो बार बार जाके फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करते हैं कि वह पूरे वैल्यू को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, आपको कार्य कर रहे हैं, तो इसके संबंध में आपको एडवाइस दी जाती है जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा। प्रिवेंशन फूड एक्ट, एडल्टरेशन एक्ट 1958, खाने के एफएमसीजी के कोई भी आइटम यदि आप बनाते हैं तो उसमें कौन से आइटम, कौन सा मटेरियल, कितनी क्वांटिटी, कितना नहीं आपको बना, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अक्सर पेप्सी, कोको कोला के ऊपर ब्लेम लगती है। ये थंडर्स कंपनियां आपसे कोई वर्क जितना ये बेनिफिट नहीं देती उतने बॉडी को आपके नुकसान करती हैं, तो इस संबंध में जो स्टैंडर्ड है ये हमेशा उस स्टैंडर्ड को पार कर जाती है। ये इंटरनेशनल लेवल पे इनका बड़ा दबाव है, मल्टी प्रेशर रहता है, लेकिन ये मैं खुले शब्द से आपको कहता हूं कि ये बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। लेकिन ये अपनी अब पब्लिक प्लेस पे बोलना नहीं है, लेकिन इन फैक्ट्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन बॉडीज एक्ट 1923, इंडियन एक्सपोर्टेशन एक्ट 1984 के अंतर्गत दिया गया। अदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कलेक्शन स्टैटिकल एक्ट 1953, इंडियन इलेक्ट्रिक एक्ट 1910 के अंतर्गत लीगल फ्रेमवर्क के विषय में हमने आपको स्टार्टिंग टू एंड बताया। कुछ इसके एंटरप्रेन्योर जब भी बिजनेस अपने स्टार्ट करेगा उस बिजनेस संबंधी फैसिलिटीज उनको देगी और वो लीगल फॉर्मेट को पूरा करना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉमी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।